ठीक है। तो न्यायिक जवाबदेहिता के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, उससे पहले प्रशासनिक जवाबदेहिता के बारे में पढ़ लिया था, जवाबदेहिता क्या होती है ये भी समझ लिया था। तो आज बात करेंगे न्यायिक जवाबदेहिता के बारे में। ठीक है, तो न्यायिक जवाबदेहिता में सबसे पहले इसका अर्थ समझ लेंगे। तो उस दिन ही बताया था, आप लोग आसान तरीके से बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जब न्यायिक जवाबदेहिता की बात करेंगे तो कौन किसको जवाब दे रहा होता है, बताइए भाई। जो लोक सेवक है, लोक सेवक की न्यायपालिका के प्रति जवाबदेहिता। ठीक है, लोक सेवक की या सिविल सेवक की, लोक सेवक की न्याय पालिका के प्रति जवाबदेहिता। तो न्यायिक जवाबदेहिता का मतलब क्या है कि एक लोक सेवक या सिविल सेवक की न्यायपालिका के प्रति जवाबदेहिता। ठीक है, दूसरा देखेंगे कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, मतलब प्रत्यक्ष होती है या अप्रत्यक्ष, सीधे तौर पे या फिर अप्रत्यक्ष तौर पे। तो प्रकृति की बात करेंगे, बताइए। एक जो सिविल सेवक है, सिविल सेवक की जवाबदेहिता न्यायपालिका के प्रति सीधे तौर पे होती है, प्रत्यक्ष तौर पे होती है या अप्रत्यक्ष तौर पे होती है? अप्रत्यक्ष तौर पे। कैसे? देखिए दोनों ही तौर पे होती है। ठीक है, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। बताते हैं कैसे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही तौर पर होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तौर की बात यह है कि न्यायपालिका जो है सीधे तौर पे एक सिविल सेवक को आदेश दे सकती है, नहीं दे सकती, सीधे दे सकती है आदेश न्यायपालिका। तो न्यायपालिका एक सिविल सेवक को सीधे तौर पर आदेश दे सकते हैं। और दूसरा क्या है, सीधे तौर पे आदेश ना दे करके उस विभाग के मुखिया को, ठीक है, उस विभाग के मुखिया को जहां पे एक सिविल सेवक नियुक्त है, कार्य कर रहा है, कार्यरत है, उसके अध्यक्ष को या उसके सुप्रीम को आदेश दे सकती है। नहीं कर सकती ऐसा? कर सकती। तो सिविल सेवक का जो है विभागीय प्रमुख को सीधे आदेश दे सकती है। दूसरा जो है विभागीय प्रमुख को आदेश दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक जिले के एसपी हैं, तो आपके विभाग का मतलब पुलिस विभाग का जो प्रमुख होता है वो डीजीपी होता है, एक सूबे का सबसे बड़ा पद। ठीक है, पुलिस विभाग का। तो किसी मामले में जो है दो रास्ते अपना सकती है न्यायपालिका। पहला कि सीधे जिस जिले के आप पुलिस कप्तान हैं आपको बाय नेम जो है आदेशित कर सकती है, मतलब आदेश दे सकती है। तो वो कैसी जवाबदेहिता हो गई? प्रत्यक्ष हो गई। दूसरा रास्ता ये है कि वो आपको सीधे आदेशित नहीं करके सीधे आपके विभाग के जो प्रमुख हैं, डीजीपी हैं, उनके लिए आदेश दे सकते हैं कि आप इस प्रकरण में इस सिविल सेवक के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। तो फिर आपके विभाग के प्रमुख आपके लिए आदेशित आपको आदेश देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गई? अप्रत्यक्ष।
ये सीधे नहीं है। तो दोनों ही तरीके हैं, एक तो प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। अब देखेंगे कि उपकरण क्या क्या कर सकते हैं, कि मतलब एक सिविल सेवक के लिए क्या क्या कर सकती है न्यायपालिका। क्या क्या कर सकती है, ठीक है। पहला तो रिट जारी कर सकती है, नहीं रिट जारी कर सकती है। रिट जारी कर सकती है, जैसे को वारंटों के बारे में आपने सुना होगा, मेंडेमस के बारे में सुना होगा कि नहीं। इस तरह से भाई किसी किसी कहता है कि मुझे जो पुलिस कप्तान ने जो है तो हमारी सुन नहीं रहे हैं, या हमारे किसी एक व्यक्ति को जो है बंद कर रखा है, ठीक है, बंद कर रखा है जबकि कोई कसूर नहीं था। तो ऐसे में क्या है, वो सीधे कोई भी व्यक्ति कोर्ट जा सकता है, न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकता है और सीधे जो है उस मामले को सुन करके न्यायपालिका आदेश विधि कर सकती है। तो रिट जारी करना। दूसरा क्या है कि अगर कोई सिविल सेवक है, भ्रष्ट है, तो उस सिविल सेवक के या लोक सेवक के खिलाफ मुकदमा भी दायर करा सकती है, नहीं करा सकती है, करा सकती है। तो लोक सेवक के खिलाफ मुकदमा, ये आर्टिकल 299 में है। लोक सेवक के खिलाफ मुकदमा, लोक सेवक के खिलाफ मुकदमा। सरकार के खिलाफ भी मुकदमा कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, ठीक, मतलब शासन के आर्टिकल 300 सरकार के खिलाफ मुकदमा, जहां पर लगा कि शासन और प्रशासन ही क्या हो गए, क्रिप्टोक्रेसी के हिस्से हो गए, ठीक है, तो वहां इन दोनों के खिलाफ सीधे सीधे तौर पे क्या है, मुकदमा किया जा सकता है, आर्टिकल 299 और 300 के तहत। क्लियर है, ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। नोट हो गया। अब देखेंगे जन जवाबदेहिता, ठीक है। जन जवाबदेहिता मतलब जनता के प्रति तो एक सिविल सेवक की जनता के प्रति जवाबदेहिता, ये इसका अर्थ हो जाएगा। तो सिविल सेवक या लोक सेवक की जनता के प्रति जवाबदेहिता, ठीक है। भाई जनता को जवाब देना होता है कि नहीं होता, एक सिविल सर्वेंट का है, देना होता है, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक हो जाए कहीं, वही आपने कई बार नारे सुने होंगे, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, कोई घटना हो जाए तो जवाब कौन देगा, एक सिविल सर्वेंट ही, एक लोक प्रशासन के तहत कार्य करने वाला लोक प्रशासक, क्या नहीं देता वो जवाब, उसको देना पड़ता ना। वैसे तो थोड़ी ना कि मान लीजिए किसी के चौकी क्षेत्र में, थाना क्षेत्र में कोई घटना हो गई, तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो चौकी इंचार्ज से जवाब मांगा जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं कि उस थाने प्रभारी से मांगा जाएगा, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, नहीं, आप उस जिले के पुलिस कप्तान है तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जवाब आपसे मांगा जाएगा।
आपके रहते हुए कैसे लॉ एंड ऑर्डर या ये घटना हो गई है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक हुआ है, ये घटना हो गई है क्षेत्र में, तो जवाब एक लोक सेवक को देना होगा, लोक प्रशासक को देना होगा, ठीक है, सिविल सेवक को। तो एक सिविल सेवक की जनता के प्रति जवाबदेहिता, ये क्या कहलाती है, जन जवाबदेहिता कहलाती है। अब बताइए सीधे तौर पे होगी, मतलब प्रत्यक्ष तौर पे होगी या अप्रत्यक्ष तौर पे होगी? हाँ, सीधे तौर पे, अप्रत्यक्ष तौर पे नहीं होगी। सोच के देखिए कि एक जब आप सिविल सेवक बन जाएंगे तो आप अपने कार्यों की रिपोर्ट मंत्रीगण को भी देंगे नहीं, और मंत्री की जो जवाबदेहिता है वो किसके प्रति है, जनता के प्रति है। जनता जवाब मांगेगी नहीं, तो दोनों ही तौर पे हो गई, ठीक है, दोनों को समझेंगे कैसे कैसे होगी, ठीक। तो यहीं पे लिख लेते हैं पहले प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। बाकी नोट कर लेते ना आप लोगों ने। तो पहले इसमें अप्रत्यक्ष वाले को समझ लेते हैं। अप्रत्यक्ष में से आप देखोगे कि एक लोक सेवक है, वो मंत्री के प्रति और मंत्री जनता के प्रति, ये होगा, ठीक है, जनता के प्रति। आप सीधे तौर पे देखेंगे प्रत्यक्ष तौर पे कैसे होता है। तो जब प्रत्यक्ष तौर की बात करेंगे हम, तो इसका मतलब है कि शिकायत निवारण तंत्र की बात हो रही है। जनता शिकायत तो करेगी ना, ये तो करती है ना जनता, और क्या करती है, शिकायत तो करती है ना। तो शिकायत निवारण तंत्र की बात आएगी, तो शिकायत निवारण तंत्र को ही समझ लें। जैसे इसको पूरा इसकी एक कथा है, उस पूरी कथा को समझ लेंगे। तो ये क्या है, शिकायत निवारण तंत्र। भाई जनता लोक प्रशासक जो भी सिविल सर्वेंट है, उसकी शिकायत तो करेगी ना कहीं तो शिकायत करेगी नहीं। तो शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से सीधे तौर पे या प्रत्यक्ष तौर पे जवाबदेहिता बनती है। जैसे आपने लोकपाल का नाम सुना, लोकायुक्त नहीं सुना, सुना है ना। अन्ना हजारे का नाम सुना, नहीं सुना। लोकायुक्त और दूसरा है लोकपाल। लोकपाल बिल का नाम सुना। देखिए लोकायुक्त और लोकपाल दोनों ही एक ही बात है, बस इन शब्दों का अलग अलग जगह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे लोकायुक्त का इस्तेमाल राज्यों के स्तर पे किया जाता है और लोकपाल का शब्द का इस्तेमाल वो केंद्र के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये राज्यों के लिए और ये केंद्र के लिए इस शब्द का इस्तेमाल। दरअसल लोकायुक्त और लोकपाल एक अधिनियम लाया गया था, अगर आपको याद होगा तो। लोकायुक्त तथा लोकपाल अधिनियम कब लाया गया था? 2013, ठीक है, 2013 में लाया गया था। 2011 से पहले 8 बार जो है प्रयास किया गया था इस लोकपाल बिल को पारित कराने का, ठीक है। अन्ना हजारे जैसी महान हस्तियां जो सामाजिक कार्यकर्ता रहे, जब वो अनशन पर बैठे, दबाव डाला, तब जाके जो है 2013 में ये पारित कराया गया और जनवरी 2014 से ये लागू हुआ, ठीक है।
लागू हुआ। इसमें ये था कि जो लोकपाल होंगे या लोकायुक्त होंगे तो इसमें 8+1 इस तरह से पद रहेगा, मतलब या 1+8 वाला, मतलब एक तो चेयरपर्सन होगा और बाकी मेंबर होंगे, ठीक है, टोटल 9 होंगे, एक चेयरपर्सन 8 मेंबर और बाकी टोटल 9 हो जाएंगे, ठीक है। चेयरपर्सन मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहा हो, हाई कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहा हो, ठीक है, वो। बाकी 8 सदस्यों में 4 सदस्य ऐसे हैं जो विधि के प्रकांड ज्ञाता होंगे, वो चुने जाएंगे, ठीक है। और बाकी 4 जो हैं वो उनका रिजर्वेशन रहेगा, SC ST OBC महिला, ठीक है, उनमें से चुने जाएंगे। मगर ऐसा नहीं कि कोई भी उनमें से चुना जाएगा, उनमें से भी जो विशेष ज्ञान रखता हो विधि के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, या उसने काम किए हो गुड गवर्नेंस के लिए, ठीक है, सुशासन के लिए काम किए हो, किसी संगठन से जुड़ा हो, पिछले 25 वर्षों से काम कर रहा हो, पिछले 25 वर्षों का अनुभव हो, ऐसे लोग चुने जाएंगे इसमें, ठीक है, ये रखा गया था। अब बात ये कर लें कि फिर लोक जो सेवक है वो कैसे जवाबदेह हो जाएगा। तो उसके लिए क्या था कि लोक सेवक जो कि भ्रष्ट हो जाते हैं उसको रोकने के लिए तो 2013 की जो अधिनियम था, लोकायुक्त तथा लोकपाल अधिनियम 2013, इसके तहत कुछ प्रबंध किए गए थे। वो जो प्रबंध थे उसमें कुछ इस तरह से था कि जैसे कोई सिविल सेवा में चयनित होता है तो चयन की सिविल सेवा को ज्वाइन करने के 30 दिनों के अंदर अंदर उसको अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा देना होता है, ठीक है, उसको अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा देना होता था। इसका उद्देश्य ये था कि कम से कम ये अनुमान हो जाए कि जब इसने ज्वाइन किया था तब इसकी हैसियत क्या थी, तब कितनी संपत्ति थी, और इतने साल में इसने कितनी संपत्ति कर ली या कितनी संपत्ति होगी इसके पास। भ्रष्ट होगा तो ज्यादा संपत्ति होगी, पकड़ा जाएगा, ठीक है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये उद्देश्य था, मगर 2016 में संशोधन कर दिया गया। लोकायुक्त थोड़ा लचीलापन लाया गया इसमें कि भाई ऐसा ठीक नहीं है। लोकपाल संशोधन विधेयक 2016। अब इसमें क्या कर दिया गया कि 1 महीने का टाइम नहीं है, सरकार के अनुसार, सरकार जो है सरकार के रूप के अनुसार सूचना दी जाएगी, ठीक है। सरकार जो भी जिस रूप में भी सूचना मांगेगी उस रूप के अनुसार एक लोक सेवक को सूचना देनी होगी। ये नहीं बताया वो रूप कैसा है, क्या है, कोई मतलब नहीं है उससे, कितने टाइम में देनी होगी ये भी नहीं है, ठीक है। तो लोकायुक्त तथा लोकपाल संशोधन अमेंडमेंट किया गया, बिल पास किया गया 2016 में, संशोधन करके इसमें, ठीक है। तो लोकपाल हो या लोकायुक्त हो, दोनों में जो सिविल सेवक हैं उनकी अहम भूमिका होती है। लोकपाल इसलिए ही लाया गया ताकि जो भ्रष्टाचार है उसको कम किया जा सके, समाप्त किया जा सके। लोकपाल का मतलब तो यही था ना, उद्देश्य यही तो है ना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यही है कि जो क्रिप्टोकरेसी होती है उसको जड़ से उखाड़ फेंकना, यही इसका उद्देश्य होता है, ठीक है। भाई जनता है, ये तो नहीं कर सकती ना किसी के खिलाफ जो है तो सीधे आदेश दे दे। जनता तो आदेश नहीं दे सकती ना, किसी सिविल सर्वेंट को दे सकती है कि तुम यहाँ से जाइए, तुम्हारा स्थानांतरण कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया, तुमको सस्पेंड कर दिया गया। नहीं, जनता क्या कर सकती है, शिकायत कर सकती है। शिकायत करेगी, शिकायत तंत्र से, शिकायत निवारण तंत्र से, शिकायत समिति से, फिर वो शिकायत समिति जांच करेगी, जांच में अगर दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। यही तो होता ना, यही होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये होगी जवाबदेहिता प्रत्यक्ष तौर पे। अप्रत्यक्ष तौर पे क्या हो गया कि पहले लोक सेवक मंत्री को जवाब देगा और मंत्री जनता को जवाब देगा, होता कि नहीं ऐसे।
ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। अब देखते हैं उपकरण। उपकरण, ठीक है, तो उपकरण में सबसे पहले हम अप्रत्यक्ष को ध्यान में रख के बात करेंगे, अप्रत्यक्ष वाले। तो बताइए, जनता के प्रति जवाबदेही की अगर हम बात करें तो लोक सेवक की जनता के प्रति कैसे जवाबदेही हो जाती है, अगर हम इस बिंदु पे आए तो पहले अप्रत्यक्ष प्रकृति पर आए तो आपने देखा होगा कि किसी भी क्षेत्र, जब आप जिले के पुलिस कप्तान या जिलाधिकारी बनेंगे तो आपके क्षेत्र में, आपके जिले में मान लीजिए कोई घटना हो गई, और बड़ी घटना हो गई, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रही है घटना, तो सरकार आपको हटाएगी कि नहीं? सबसे पहला कदम सस्पेंड करेगी नहीं? क्यों करती है? ताकि जनता के मन में जो आक्रोश है वो बाहर ना आए सरकार के खिलाफ, कि तुम्हारी सरकार में ऐसा हो रहा है, पुलिस चोर है, ये है, वो है। गाली तो पुलिस को देते ना लोग, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, हटाइए इस पुलिस की कप्तान को, डीएम को हटाइए वे। और अगर सरकार नहीं हटाती है तो रिस्क है उसके लिए। क्यों? क्योंकि जनता जो है जवाब मांगेगी, और भले ही उस टाइम कोई जवाब ना हो जनता के पास, या उस टाइम भले ही पावर ना हो, मगर जब जनता पावर में आएगी तो तब तुम्हें सबक सिखा देगी। और पावर में कब आती है जनता? चुनाव के समय, समझे? चुनाव के समय, तो चुनाव, इलेक्शन के टाइम, चुनाव के समय, तो चुनाव के माध्यम से क्या है, सबक सिखा सकती है। दूसरा, जनमत संग्रह भी कह सकते हैं। जनमत संग्रह। और बताइए, जनता किस तरह से सबक सिखा सकती है? और बताइए, आप सिर्फ अभी इतना सोचिए कि जनता मंत्री या सरकार पर दबाव डालेगी, क्योंकि अप्रत्यक्ष तौर की बात कर रहे हैं ना, तो कैसे जनता जो है मंत्री या सरकार पर दबाव बना सकती है? वो हाँ, जन आंदोलन के द्वारा जनता स्वयं जो है आगे बढ़ गए करके दबाव डाल सकती है, ठीक है। जनता स्वयं जन आंदोलन के माध्यम से कानून बनाने पर दबाव डाल सकती है। कानून बनाने पर दबाव डाल सकती है, ठीक है। तो ये कैसी प्रकृति हो गई? अप्रत्यक्ष हो गई। कैसी हो गई? अप्रत्यक्ष हो गई। अप्रत्यक्ष हो गई, ठीक है। इनडायरेक्ट कंट्रोल। अब आप डायरेक्ट कंट्रोल की बात कर रहे हैं, प्रत्यक्ष। इसको साफ कर दे रहा हूं। प्रत्यक्ष में आइए। अब एक सिविल सेवक पे कैसे, अभी सीधे हम यहां से यहां पहुंचेंगे, सिविल सेवक पे कैसे जनता दबाव डाल सकती है, किसके माध्यम से? हाँ, एक तो रहेगा, चलो सबसे पहले देख लेंगे एक मीडिया। नहीं, आपने अक्सर सुना होगा, ऐसे देखा भी होगा कि पुलिस जो है कभी कभी एफआईआर दर्ज नहीं करती है। घुमाया, कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको घुमाया, परेशान किया पीड़ित परिवार को, फिर पीड़ित परिवार क्या हुआ, मीडिया के सामने आया, और जब मीडिया के सामने आया, मामला हाईलाइट हुआ, तो फिर जो जिले का
मुखिया है, लोक प्रशासक है, उस लोक प्रशासक पे दबाव डालता है। ठीक है, तो एक तो मीडिया का सहारा लेकर के, ठीक है। दूसरा सिविल सोसाइटी के माध्यम से, सिविल सोसाइटी मतलब एनजीओ वगैरह हो गए, ठीक है, दबाव समूह हो गए। सिविल सोसाइटी मतलब एनजीओ हो गए, प्रेशर ग्रुप हो गए, प्रेशर ग्रुप हो गए, दबाव समूह। दबाव समूह का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए किसी कोई अपना जो है किसी एक संगठन से जुड़ा है, मान लीजिए बजरंग दल या कोई ऐसी संगठन, कोई भी संगठन है, और अगर उस संगठन का सदस्य है वो या उससे जुड़ा है, तो उसको अगर किसी बात को मनवाना है उस व्यक्ति को, तो वो क्या करेगा, सीधे शहर आएगा। ये देखिए दबाव समूह भी गांव में काम नहीं करते हैं। गांव में आप धरना लेके बैठ जाइए तो कोई पूछेगा, कोई नहीं, कोई क्या फर्क पड़ रहा है। दबाव समूह कहाँ काम करते हैं, शहर में। चक्का जाम कर दिया, हाईवे रोक दिया, रेलवे स्टेशन पे गए, पूरा रेलवे स्टेशन को रोक दिया, ट्रेनें रुक गई हैं, तो दबाव समूह यहाँ पे काम करेगा ना। अब तुम किसी धर्मशाला में बैठे हो गाँव में, ये चंदन चौकी बैठे हैं जाके कि भैया हमारी मांगे पूरी करो, किसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा, कितनी आप वहां भीड़ जुटा लीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो जिस संगठन से जुड़ा है वही क्या है, एक दबाव समूह के रूप में कार्य करेगा उस व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो दबाव समूह हो गए। और क्या हो सकता है, आरटीआई वाला नहीं, आरटीआई, तो आरटीआई वगैरह जो है ये भी सही है। और एक पढ़ा जाएगा आपको सिटीजन चार्टर, ठीक है, सिटीजन चार्टर, ये पूरा पढ़ा जाएगा क्या है कैसे। और कोई बताइए, और किस तरह से जनता जो है एक लोक प्रशासक पे दबाव डाल सकती है। शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम। भाई जनता क्या है, सीधे शिकायत कर सकती है कि नहीं, जो विभागीय प्रमुख है उससे शिकायत कर सकती है, या विभाग की शिकायत निवारण तंत्र है उससे शिकायत कर सकती है। जैसे मान लीजिए जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे विभाग के होते, मतलब किसी ऐसे के पुलिस विभाग का, उन्हीं के पास आप शिकायत लेके जाएंगे और वो आपकी शिकायत दर्ज नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, उससे ऊपर स्तर पे जाएंगे कि नहीं, फिर आप जिले पे आएंगे, जिले के कप्तान साहब से शिकायत करेंगे कि साहब ऐसे ऐसे हमारी शिकायत नहीं सुनी जा रही है। ठीक है, और वहां भी वो नहीं सुनते हैं, वहां भी एक लोक सेवक नहीं सुनता है, तो फिर आप सीधे जाएंगे डीजी के पास, आएगी डीजी के इन सबके पास जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो कोई ना कोई तो आपकी बात सुनेगा। अगर आप सही हैं तो आप शिकायत भी कर सकते हैं। तो विभागीय शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से भी आप दबाव बना सकते हैं। शिकायत निवारण तंत्र, इसलिए देखिए नौकरी करना आसान नहीं है इतना। आप सोचो कि हम आईएएस आईपीएस बन जाएंगे और बस मौज आ जाएंगी, हर पल चौकन्ना रहना पड़ेगा, सुननी पड़ेगी, कहीं सुनानी पड़ेगी। तो ये ना सोचे कि हमेशा सुना ही देंगे, उसको ही लतिया देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं हम तो आईएएस आईपीएस है, हमारे जैसी पावर है नहीं किसी में। तो आज के टाइम में तो बेटा ऐसा भूल के भी नहीं करना। अगर आप सोचो कि हम ही सर्वे सर्वा हैं, तो आज के टाइम में ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर एक की जेब में क्या है, कैमरा है, हर एक की जेब में कैमरा है, और हर एक के पास जो है लगभग पावर है। आप देख रहे हो कि पूरे देश में कहीं भी कोई घटना हो जाएगी और मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोग एक हो जाते हैं, जुट जाते हैं, एक मुहिम चलाई जाती है। तो ये भी दबाव
कम नहीं होता है, ये भी ठीक ठाक होता है आपको उस पद से हटाने का। आप जिलाधिकारी के पद पे हैं, आपकी शिकायत हो गई, आपके जिले में ऐसा हो रहा है, क्या कर रहा था पुलिस प्रशासन, क्या कर रहा था प्रशासन? तो आप डीएम होते हुए भी, कप्तान होते हुए भी वहां से हटा दिए जाएंगे, समझे? तो आज के टाइम में ऐसी तानाशाही बिल्कुल मत करना। इसलिए क्या है, सिविल सर्वेंट के बारे में अगर आप सोचो कि बहुत मौज आती है, तो ऐसा नहीं है। काफी मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है? हम लोग सो जाते हैं तो एक सिविल सेवक जो है, ऐसे नहीं कि आपसे पहले सो जाएगा। जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी लोग हैं, वो अगर सो रहे होते हैं तो ऐसा नहीं कि मतलब जो आपका प्रशासक है, लोक प्रशासक है, वो पहले आपसे सो गया हो, नहीं, तो उसको बाद में कभी कभी तो सोने को नहीं मिलता। उसको ये भी देखना है ना, आपको क्या है कि आपको आदेश मिलेगा, आपने देखा हाँ ये आदेश फॉलो करना है, उसको तो ये सोचना कि मुझे कैसे जो है ये जो आदेश आया था, शासन का आदेश है, शासन आदेश था, कैसे मुझे फॉलो कराना है, कैसे करना है, और कल को क्या करना है। सारे कंडीशनों को देखना है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करूंगा, इसका बैकअप प्लान क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, ठीक? अलग अलग प्लान करने होते हैं ना। लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करूं, तो बड़ी टेंशन होती है। आप सोचो कि बस मौज आ जाएगी, नहीं। आज मान सम्मान है, और मान सम्मान भी तभी है जब आप लोग बनाएंगे खुद मान सम्मान। भ्रष्ट हो जाएंगे तो कोई नहीं, ईमानदार रहेंगे तो काफी है, आपकी छवि काफी है। जब आपके बारे में पता चल जाएगा कि बहुत ईमानदार जिलाधिकारी है और बहुत सख्त है, और आप ऐसी कार्रवाई भी कर रहे हैं कि मतलब जहां आपकी पोस्टिंग होती है वहां बिल्कुल अपराध शून्य पे ला देते हैं कि भैया इनसे बच के रहो, ये तो बड़े खतरनाक टाइप का जो है सिविल सर्वेंट है, डीएम है, कप्तान है, बड़ा खतरनाक टाइप का है, ये नहीं बकसता है, कितना ही बड़ा गुंडा है, छोड़ता नहीं है। तो आपकी पोस्टिंग से ही आधा मामला तो, आधा अपराध तो समाप्त हो ही जाएगा। तो अपनी छवि को भी बेहतर बनाना चाहिए, ठीक है? तो यही क्या है, उपकरण है कि सिविल सेवा की जनता के प्रति जवाबदेहिता, मतलब जवाबदेहिता के उपकरण है, ठीक है? अब इसमें कुछ समस्या भी आती है कि नहीं, समस्या है कि नहीं, समस्याओं की बात कर लेंगे, ठीक है? यही होता है समस्याएं। आप बता सकते हैं क्या क्या आई है? जन जवाबदेहिता के सामने या समक्ष आने वाली समस्याएं कि क्यों जो है सिविल सेवक जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, बताइए। राजनीति वाला मामला आएगा, ठीक है? एक तो क्या है, जनता का राजनीतिक रूप से परिपक्व ना होना, ठीक है? मतलब भीड़ तंत्र की तरफ चले जाना, ये भी एक है कारण। जब भीड़ तंत्र की तरफ जाएंगे तो भीड़ तंत्र में भाई चल रहा है, चलो ठीक है, तो लोक प्रशासन का भी राजनीतिकरण हो जाएगा। और जब असंतुलित राजनीति होगी तो इसका मतलब है उसमें जो प्रशासन है या प्रशासक है वो हावी हो जाता है किस पर, राजनीति पर, नहीं हो जाता है तो फिर सर्वे सर्वा हो जाएगा भाई। फिर आप कितनी शिकायत करते रहिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कल भी बताए थे कि देखिए सिविल सर्वेंट मुकदमा जो है बड़ी संख्या में दर्ज होते हैं और शिकायत होती है उनकी बड़ी संख्या में, और दर्ज होते हैं उससे भी आधे में, और सिविल सर्वेंट मुकदमा चलता है उससे भी आधे में, सुनवाई जो होती है उससे भी आधे में होती है, और सजा तो आपने देखा होगा कि उन हजारों में से इक्का दुक्की को हुई तो हुई, वरना जीरो। तो सीधे सीधे क्या है, जनता का राजनीतिक रूप से परिपक्व न होना, अर्थात क्या, भीड़ तंत्र का हिस्सा होना या बनना। इसलिए भी कहते हैं बेटा कि अपना वोट जो है सोच समझ के संभाल के दीजिए,
आपके बोर्ड की कीमत आप नहीं जानते हो कितनी है, सिर्फ 1000, 2000 रुपए, 5000, 10,000 रुपए नहीं है। क्या आप किसी 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए ले लो और बस, इतना ही नहीं है, अपने बोर्ड की कीमत समझिए। और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि जो शिकायत निवारण तंत्र है उसका व्यवहार परख नहीं होना, मतलब जहां शिकायत करने जा रहे हैं वहां भी तो यही मामला है, भगा दे रहे हैं। नहीं, जनता क्या करेगी? पब्लिक का एक कॉमन मैन क्या करेगा? डर के आ जाएगा भाई। तो शिकायत निवारण तंत्र या प्रणाली का व्यवहार परक न होना, इसलिए क्या है, सरकार ने देखा होगा हेल्पलाइन नंबर चलाए, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर, हर विभाग के प्रमुख का एक हेल्पलाइन नंबर दे दिया, जिले के कंट्रोल रूम का नंबर दे दिया। आपको कोई समस्या है, कोई आपकी नहीं सुन रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, सीधा आप मिलाइए, मुख्यमंत्री का हेल्पलाइन नंबर मिलाइए, प्रधानमंत्री के हेल्पलाइन नंबर है, उनके सचिव के हेल्पलाइन नंबर है, आप IGRS से ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। हो सकता है कि नहीं है? तो बड़े जो है ऐसे सिस्टम बना दिए गए हैं जिससे आपको कोई समस्या हो ना, जनता को कोई समस्या ना हो। ठीक है, ये किसको मजबूत करने के लिए है? जन जवाबदेहिता को मजबूत करने के लिए। ठीक, तो जवाबदेहिता पूरे कंप्लीट हो गई है, अकाउंटेबिलिटी के बारे में पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये अपना नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं।